हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बेटा? बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या हुआ, आप टेंशन में लग रहे हैं? टेंशन इस बात की कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, नीट का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। सो मैनी टेंशन स्ट्रेस आर देयर, बट अब आप स्ट्रेस को भूल जाइए, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं पे भी बोर नहीं होने दूंगा। इस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा, मजा आएगा पढ़ने में आपको। ठीक है, और आपके सारे कंसेप्ट इस तरह से क्लियर होंगे कि रिवीजन किए बिना आप क्वेश्चंस बेटा स्टार्ट कर देना सॉल्व करने। सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में है भटके हुए और पास्ट में है अटके हुए, तो आपके सर पे है टेंशन और स्ट्रेस के मटके। तो इन मटकों को उतारिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे पधारिए, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो एंड तक देखिए तो सारे के सारे टॉपिक्स आपको स्मूथली क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा पेशेंस रखिए। बैक बटन दबाने से पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो बेटा पूरा वीडियो देखिए, कसम से कि आपको एक एक चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्लियर है बेटा? स्टार्ट करें, चलो। इस टॉपिक में, पूरे वीडियो में आप कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, सॉल्युबिलिटी की कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसके बाद पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा, हेनरीज लॉ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस हेनरीज लॉ की, और लास्ट में पढ़ेंगे लिमिटेशंस। क्या पढ़ेंगे हम? लिमिटेशंस। बस 5 सब टॉपिक्स हैं और पूरा टॉपिक फिनिश। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान से एक एक टॉपिक हम समझेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करें, चलो बेटा। टेंशन नहीं लेना बेटा, मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बेटा। पहले सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन कहाँ से जाती है? लंग्स के थ्रू। लंग्स के थ्रू। अब हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं जो ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर। अब इसका मतलब है कि गैस जो है सॉल्युबल होती है लिक्विड के अंदर, तो ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है। ठीक है, हेमोग्लोबिन की वजह से। ओके, इसका एक एग्जांपल हो गई। अब दूसरी एग्जांपल बेटा, बी एग्जांपल ये है कि कभी आपने पानी को उबलते हुए देखा है? बॉइलिंग वाटर। पता होगा कि वाटर जब बॉईल होता है तो क्या होता है? पानी उबलता है। तो कैसे पता चलता है कि पानी उबल रहा है, बॉईल हो रहा है? उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं। क्या वो बबल्स बर्तन में से निकले? नहीं, वो बबल्स निकले वाटर में से। और ये मत सोचिए कि जो वाटर में H2O, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन निकली है। नहीं बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसमें अटकी होती है ऑक्सीजन गैस, होल्ड करके रखी होती है। बट जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये ऑक्सीजन बाहर आती है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी वाटर में सॉल्युबल थी। ठीक है बेटा, ओके। अब आप एक एक्टिविटी करनी है बेटा। एक्टिविटी मम्मी की परमिशन से करनी है ताकि वो नाराज ना हो। ठीक है, एक्टिविटी क्या है कि आपने एक ही साइज के 2 बर्तन लेने हैं। एक बर्तन में आपने टैप वाटर डालना है और दूसरे बर्तन में आपने बॉइल्ड वाटर डालना है। उबला हुआ ठंडा पानी जो है वो आपने लेना है, और दोनों को आप फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखने के बाद वेट कीजिए उसके आइस बनने का। जब आइस बनेगी तो दोनों आइस को बाहर निकाल कर देखिए और डिफरेंस बताइए बेटा क्या है। मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों आइस में आपको क्या डिफरेंस दिखा। क्यों हो गया ना एक्टिविटी एक। अब नेक्स्ट एक और एक्टिविटी करेंगे, चलो बेटा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि जो फिशेस होती हैं, फिशेस कहाँ पे रहती हैं बेटा? वाटर में। ठीक है, वाटर के अंदर रहती हैं और वाटर के अंदर ही सांस लेती हैं।
अब एयर में बाहर तो आ नहीं सकती पानी से, तो वाटर के अंदर क्या होती है ऐसी चीज, ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होती है वाटर में, जो फिशेस को क्या करती है, ब्रीथ करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है। ये 3 एग्जांपल्स होगी बेटा, क्लियर है। 3 एग्जांपल्स होगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। करें बेटा, आगे स्टार्ट करें। ओके चलो जी, जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस, ठीक है, ये अपनी रफ कर दे, ठीक है। ओके नेक्स्ट है फैक्टर्स, सेकंड पॉइंट है फैक्टर्स। क्या है फैक्टर्स, चलो इसमें पहला पढ़ेंगे नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। आपको ये पता है कि पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होती हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होती हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये कौन सी गैसेस हैं, नॉन पोलर, तो के ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी, लो सॉल्युबल, ठीक है। वाटर में क्या होंगी, ये कम सॉल्युबल होंगी, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर होता है। उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी लो सॉल्युबल होती हैं, ये तो वेरी लो है और ये लो सॉल्युबल है। अमोनिया और HCl की बात करें तो ये पोलर गैसेस हैं, तो वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल होंगी, क्यों, क्योंकि अमोनिया और HCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी हो गई थी नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा टेम्परेचर, नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा सेकंड फैक्टर है सॉरी सेकंड फैक्टर आएगा टेम्परेचर, हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक, 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। बट जो गैस लिक्विड में सॉल्युबल होती है, गैस लिक्विड में जो डिसॉल्व होती है, इस ये प्रोसेस जो होता है ये कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हीट तो बाहर आ रही है। अब ये जो डिसोल्यूशन है ये एक्सोथर्मिक है, यानी आप हीट नहीं देंगे, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं, वो ठंडे पानी में कंफर्टेबल होते हैं, आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो इसका रीजन पता चल गया बेटा क्या होता है, ठीक है। जो ठंडे पानी में क्यों होते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और गर्म पानी में कम होती है। एक और एक्टिविटी बताता हूँ मैं आपको, करोगे, एक्टिविटी करोगे घर पे, चलो करना। आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, कोको कोला की बोतल लेकर आए, ठीक है बेटा। अब आपको वो कोल्ड ड्रिंक उसी टाइम पे पीनी है, बट वो कोल्ड ड्रिंक गर्म है, तो आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोला, फिज की आवाज आई, आपने कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाली, 2-3 आइस क्यूब्स डाले, पी गए। बट अगर आप में पेशेंस है तो आपने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को कम से कम 1 आवर के लिए फ्रीजर में रखा, उसके बाद में निकाल के ग्लास में डाल के पी गए। तो दोनों के टेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा पता आपको, टेस्ट में ये डिफरेंस आएगा कि जिसमें जो आपने ठंडी करके कोल्ड ड्रिंक पी है ना, वो ज्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि उसमें गैस ज्यादा होगी, और जो गर्म वाली बोतल खोल दी थी उसमें गैस कम थी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है बेटा। टेम्परेचर क्लियर हो गया, टेम्परेचर क्लियर हुआ बेटा, चलो टेम्परेचर अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। क्यों बच्चे, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, इसलिए तो अभी तक वीडियो ये देख रहे हो, ठीक है, आगे भी देखते रहो, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तीसरा टॉपिक हमारा, ठीक है, तीसरा फैक्टर कौन सा है, प्रेशर। तीसरा फैक्टर कौन सा है, प्रेशर। मान लीजिए कि ये मैंने एक कंटेनर बनाया जिसके ऊपर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन डाल दिया, रख दिया हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन अटैच है इसमें। अब इसमें मैंने पहले से ही वाटर डाल रखा है, अब इसमें कुछ गैस भी डाल देते हैं, ठीक है बेटा। गैस का कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर रहे। ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, इस पे वेट डाल दिया, तो गैस पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। जैसे ही प्रेशर लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा गैस पार्टिकल्स लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये सारी की सारी गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया टॉपिक? ठीक है, ये देखो जैसे ही मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो गैस पार्टिकल्स जो है वो अब ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पे गैस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और कुछ तो लिक्विड में जा चुके हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे चले गए। क्लियर है? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा, और इसी को हम एक नया नाम देते हैं, नाम है हेनरीज लॉ। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हेनरीज लॉ। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर बढ़ती जाएगी। इसी को हेनरीज लॉ कहते हैं। क्या बात है! तो हेनरीज लॉ की जो डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है वो क्या होगी? बोलिए बेटा, क्या होगी? द लॉ स्टेट्स दैट, पढ़िए पढ़िए बेटा क्या लिखा हुआ है। द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो मास ऑफ गैस इंक्रीज करेगा। उसके बाद डाल्टन्स लॉ जब आया तो उसने कहा कि प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे मोल फ्रैक्शन के। किसके? मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है बेटा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना हो तो क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है? के एच। एच का मतलब क्या है? हेनरी। ठीक है, तो के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। क्या है बेटा? हेनरीज कांस्टेंट। एक्स क्या है? एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। याद रखिए, गैस की या वेपर्स की जो सॉल्युबिलिटी होगी, वेपर प्रेशर वगैरह जो भी है, वहां पे मोल फ्रैक्शन यूज होगा। पी क्या है? प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। ओके, जैसे जैसे गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड के अंदर इंक्रीज होगा। क्या बात है, इतना इजी सा था एंड हेनरीज लॉ। आगे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, हेनरीज लॉ क्लियर हो गया। अब के एच की वैल्यू कहाँ से आती है, इसका यूनिट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया तो हम इसको रब कर दें। चलो रब कर दिया। सबसे बढ़िया बात मेरी इस वीडियो में कि आपको साथ साथ में इसके नोट्स भी मिलते जा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है। के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती होगी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे? जब, अब के एच किसके इक्वल होगा? के एच इज इक्वल टू पी ओवर एक्स। तो पी ओवर एक्स की अगर वैल्यू निकाल दी जाए तो के एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यूनिट भी इसका क्या होगा? पी का यूनिट क्या होता है? एटीएम। ठीक है, अब एक्स का तो यूनिट कोई होता नहीं, तो की एच का यूनिट क्या होगा? एटीएम। ठीक है बेटा, क्लियर है। हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट भी क्लियर हो गया। के एच की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी क्लियर हो गया। अब आगे चलें। ठीक है बेटा, और के एच की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है? याद रखिए, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो फिर किस पे डिपेंडेंट होगी? के एच वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, सॉरी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। दूसरा, नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे। तीसरा, टेम्परेचर पे। तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि एच का वैल्यू। ओके बेटा, क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन सा? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, चलें बेटा आगे, चलें स्टार्ट करें। चलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कौन सा? अच्छा, एक चीज रह गई आपकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फैक्टर्स के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं मोल फ्रैक्शन। एक्स एक्सिस पे क्या लगाएंगे? मोल फ्रैक्शन। और वाई एक्सिस पे लगाएंगे प्रेशर।
ठीक है। मोल फ्रैक्शन 0.01 लगा दिया, यहाँ पे 0.02 लगा दिया, यहाँ पे 0.03 लगा दिया, यहाँ पे 0.04 लगा दिया। और इधर वाली साइड पे मान लीजिए मैंने लगा दिया 200, यहाँ पे लगा दिया मैंने 400, यहाँ पे लगा दिया 600, यहाँ पे लगा दिया 800। तो जैसे 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 प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ कि ये जो एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और थीटा के सामने सामने यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल फ्रंट में क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये है वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये जो लाइन है ये किसकी है? प्रेशर की। किसकी? प्रेशर की। ठीक है, तो जो ये जो लाइन है वाई है ये प्रेशर है, और एक्स जो है वो क्या है? वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो स्लोप होगा के एच, स्लोप पता है आपको किसके इक्वल होता है? स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू होती है y अपॉन एक्स। ठीक है, y अपॉन एक्स। तो के एच स्लोप है, तो स्लोप किसके इक्वल होगा? ये प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? के एच की वैल्यू स्लोप पता चल गया, स्लोप कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब है ये जो थीटा है, ये थीटा है, ये कौन क्या बनेगा स्लोप के लिए? टेन थीटा। जब स्लोप निकालना हो तो क्या होता है? टेन थीटा। अगर मैं टेन 45 डिग्री ले लूं, थीटा जो है वो 45 डिग्री ले लूं, तो इसकी वैल्यू आती है 1। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जिस रेट से प्रेशर बढ़ेगा उसी रेट से मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? आप थीटा के अंदर एंगल जो है वो वैल्यू फिल करेंगे तो आपको के एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सही पकड़े हैं। अब एक और चीज बताता हूँ कि ये था टेम्परेचर T1 के लिए। अगर यही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी हो तो ये टेम्परेचर T2 के लिए, तो इसका एंगल जो है वो कुछ और होगा, θ2 होगा, और इसका होगा θ1। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? टेम्परेचर के चेंज होने पे के एच की वैल्यू चेंज होती है, तो थीटा भी चेंज होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ग्राफ क्लियर हो गया? चलें आगे एप्लीकेशंस पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस बड़ी मजेदार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, पहला है बेवरेजेस। एप्लीकेशंस में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, कोका कोला। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी, कोका कोला भी तो कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, इसमें बॉटल जो सील की जाती है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे सील की जाती है। गैस पता है बेटा आपको उसमें कौन सी होती है? गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फिल की जाती है और बहुत हाई प्रेशर के साथ सील की जाती है, ताकि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर बढ़ेगी। क्लियर है बेटा? पहला टॉपिक क्लियर हो गया, पहला एप्लीकेशन क्लियर हो गया। अब दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है ना आपको? जो भी चीज समझाई जा रही है डीपली सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स। कभी नाम सुना है स्कूबा डाइवर्स का? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्कूबा डाइवर्स बहुत ही गहरे पानी में जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर बेटा साथ में लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल से, अब ये जो स्कूबा डाइवर है, मान लो ये स्कूबा डाइवर है, बहुत नीचे चला गया। स्कूबा डाइवर बहुत नीचे चला गया वाटर के अंदर। अब उसके साथ है ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर। ये मैंने बना दिया स्कूबा डाइवर। ठीक है, यहाँ पे उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है यहाँ पे। अब मान लीजिए इतना वाटर, इतना सारा वाटर उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो सोचिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी तो प्रेशर होता है। अगर इससे ज्यादा प्रेशर हो गया, इससे ज्यादा प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर में जितना प्रेशर होता है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर ऊपर उसके पड़ रहा है तो क्या ऑक्सीजन बाहर आएगी?
नहीं आएगी ना, तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती, बट उस वो जल्दी बाहर आ जाती है सिलेंडर से, तो हमने इसके साथ क्या डाल दी, नाइट्रोजन। बट एक दिक्कत और आ गई कि इस प्रेशर पे तो नाइट्रोजन उसके ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती, बट वो नीचे थोड़ा ना रहेगा, वो तो ऊपर भी आएगा। जब वो आएगा यहाँ पे ऊपर, तो उसके साथ क्या होगा पता आपको, वही नाइट्रोजन जो उस प्रेशर पे डिसॉल्व हुई थी, अब उसकी ब्लड से बाहर निकलना स्टार्ट करेगी यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उसकी ब्लड में बबल्स बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं बेंड्स। ये काफ़ी पेनफुल होता है और काफ़ी क्रिटिकल भी होता है, ठीक है, इसमें इसके जान जाने की भी खतरा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हीलियम गैस। अब हीलियम गैस इतने प्रेशर पे भी उसके ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती, तो जल्दी से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगी, ठीक है, और जिसकी वजह से वो सांस ले पाएगा। क्लियर हो गया बेटा कैसे होता है, क्लियर। चलिए आगे बेटा, एप्लीकेशन क्लियर हो गई ना। हाँ, इसमें आपको मैं बता दूं कि 11.7% हीलियम होता है। कितना हीलियम होता है, 11.7%। 56.2% होता है नाइट्रोजन। कितना होता है नाइट्रोजन, और 32.1% होता है इसमें ऑक्सीजन। ये एक सिलेंडर में इतनी गैस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चले हम, नेक्स्ट है हमारी बॉडी में होने वाली सेलुलर एक्टिविटीज। और आप कर दे चलो, मुझे बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी। और नेक्स्ट है सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज, और बेटा एक और जरूरी बात कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी आगे कहे कि वो भी शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटीज करेंगे हम बेटा। सेलुलर एक्टिविटीज में क्या है कि हमारी ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन। क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व होता है तो सिर्फ हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है, हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं, तो हमारी बॉडी पे हर टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बड़ी आसानी से हमारी बॉडी में चली जाती है और ब्लड में भी चली जाती है। क्लियर हो गया बेटा। चले आगे, सेलुलर एक्टिविटीज क्लियर हुई तो फिर और आगे चलते हैं। अब उसके बाद आगे है, मान लीजिए आप हाइकिंग कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा। मान लो ये पहाड़ है, बहुत ऊंचा है, जा रहे हैं आप। जब स्टार्टिंग में आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे तो आपको कोई परेशानी नहीं है, बिंदास होके चल रहे हो आप। बट जैसे 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 पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाओगे, यहाँ पे पहुंचोगे तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत, परेशानी, ठीक है। यहाँ पे काफी परेशानी आने वाली है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाएगा। क्या होगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी या कम जाएगी, जिसकी वजह से हेडेक होगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती, हेडेक होगी, ठीक है, नौसिया होगा, ठीक है, और डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और इस प्रॉब्लम्स को एक ही नाम दिया जाता है, एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं इसको, एनॉक्सिया। ये प्रॉब्लम आती है वहां पे जाके। बट आप सोच रहे होंगे जो लोग वहां रहते हैं, लेह लद्दाख में रहते हैं, उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, क्योंकि उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है। हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे रेड ब्लड सेल्स की इतनी काउंटिंग नहीं चाहिए होती, बट हम जैसे ही वहां पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। क्लियर हो गया। अब आगे चलें, चलो जी, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा, हाई एल्टीट्यूड वगैरह भी क्लियर हो गया। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, इसको रब कर देते। अब इसके बाद हम
क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको कम करने के बाद। पहला है द लिमिटेशन, कौन सा है? द लॉ इज एप्लीकेबल। अच्छा इसको हटा दे, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने इसकी जगह पे लिखा है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में फर्स्ट है कि ये लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। एप्लीकेबल फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऐसा क्यों? लो प्रेशर क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पे गैसेस कई बार लिक्विड के साथ, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने लगती है, तो ऐसे में उनकी सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है, इसलिए लो प्रेशर पे ही हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है बेटा। क्लियर हो गया? दूसरा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो ना तो एसोसिएट हो ना ही डिसोसिएट हो। एसोसिएट डिसोसिएट पता है ना आपको बेटा क्या होता है? ना ही वो मॉलिक्यूल्स टूटने चाहिए, ना ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ने चाहिए। ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, ठीक है? क्योंकि अगर एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा तो प्रेशर में चेंज आएगा, ठीक है? तीसरा है कि गैस नॉट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है बेटा? 3 लिमिटेशंस हैं इसकी, अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और इसके हैं 4 ऑप्शंस। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस को रीड करिए, फिर बताइए आंसर कौन सा सही है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, कौन कौन से हैं? कुछ और, अब 4 ऑप्शंस कौन से हैं देखो रहा, ठीक है बेटा? क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन है टिश्यूज में, ब्लड टिश्यूज में कंसंट्रेशन लो हो गई है, तो जो हाई एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं, ठीक है, उनके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है? वो रीजन कौन सा है बताइए? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? कौन सी ऑप्शन पे है? सी ऑप्शन पे, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की लो हो जाएगी ब्लड टिश्यूज में, ठीक है? ब्लड और टिश्यूज में, ठीक है? क्लियर है? चले आगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको करवाया है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तो अभी किया आपने, उसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है? चलें बेटा आगे, चलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेनरीज लॉ। ये भी आया हुआ है 2023 में, 2023 में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हेनरीज लॉ एप्लीकेशंस। तो क्लियर हो गया ना बेटा? कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड में। आप तो हमें टेंशन लेते हो, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है, आपने मेरी वीडियोस को देखना है, बड़े बिंदास होके कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।